और ब्रेकिंग एट 10 में शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पुंछ आतंकी हमला मामले से जुड़ी यह खबर है, जहां 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू पुलिस की कार्रवाई है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी, मौलवी सहित कई लोग शामिल हैं। हमले में 5 जवान शहीद हुए थे और तब से ही लगातार ये तमाम कार्रवाई जो है वो जारी है। तो पुंछ आतंकी हमला, जिसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू पुलिस की अहम कार्रवाई, पूछताछ के लिए इन्हें हिरासत में लिया गया है। तो बेहद अहम खबर, जम्मू पुलिस की एक और अहम कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं और सीधे रुख करना चाहेंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू पुलिस की एक कार्रवाई जारी है और अब इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में कुछ अहम लोगों को लिया गया है। सबसे अहम बात यह कि इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। तफसीलात चाहेंगे सर? देखिए हिना, जिस दिन से ये आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकी हमले की जो गुत्थी है उसे सुलझाने में लगे हुए हैं। कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं उसे एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। पहले ये बात तो सामने आ चुकी है कि ये जो आतंकी हमला है, इसकी साजिश जो है पाकिस्तान में रची गई थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान भारतीय सेना के शहीद हो गए थे। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है पुलिस सोर्सेज से, वो ये है कि 6 लोगों को जम्मू पुलिस ने डिटेन किया है, जम्मू के अलग अलग इलाकों से, और इनके जो लिंक हैं वो पुंछ आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने बताया, कि इसमें एक सरकारी मुलाजिम है और एक मौलवी है जिसे अरेस्ट किया गया है। इन्हें अभी अरेस्ट नहीं किया गया है, इन्हें डिटेन किया गया है। और इन्हें डिटेन किया गया है जब जम्मू पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिए कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है पुंछ आतंकी हमले में। अभी पुंछ आतंकी हमले में कुछ दिन पहले ही पुलिस ने लगभग 10 से 12 लोगों को पुंछ में हिरासत में लिया था, अरेस्ट किया था, जिन्हें कोर्ट ने, उनमें से कुछ लोगों को पुलिस रिमांड भी दे दी है। लेकिन बड़ी कार्रवाई जम्मू पुलिस की तरफ से हुई है कि 6 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें से एक सरकारी मुलाजिम है और एक लोकल मौलवी भी है। जी तेजेन जी, लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं कि बिना लोकल, बिना स्थानीय लोगों की मदद के इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है और इनके ऊपर पुख्ता सबूत रहते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है वो पुख्ता तौर पर मिलती है, उसी के बाद ये कार्रवाई की जाती है और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज की इस कार्रवाई को भी देखा जा सकता है। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। जितने भी अभी तक लीड्स मिले हैं अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों को, उसमें ये बात खुल के सामने आई है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें पूरी लोकल लोगों की सपोर्ट थी। इसलिए लगभग 200 से ऊपर लोगों को अभी तक पुलिस ने क्वेश्चनिंग की है, जिसमें से लगभग 12 के करीब लोग अरेस्ट किए गए हैं। उसमें से एक फैमिली निसार अहमद की भी सामने आई है, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल से जो ड्रोन के जरिए हथियार फेंके गए थे आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए, वो उठा के लाए थे, इन आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी। तो कहीं ना कहीं अभी जो कॉज ऑफ कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, वो लोकल सपोर्ट जो है इन आतंकवादियों को, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और उसके लिए, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये जो अरेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस इशू भी, देश की सुरक्षा के इशू में भी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने इन डिटेंशन पे जिन लोगों से क्वेश्चनिंग की जा रही है उस पर भी क्वेश्चन रेज किया है। लेकिन ये जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए कि उनकी पूरा आतंकी नेटवर्क जो है उसे क्रश करना बहुत जरूरी है। जी हिना, बिल्कुल तेजेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत को इन तमाम चीजों से, सिक्योरिटी की चीजों से कम बालातर होना चाहिए, सियासत में नहीं लाना चाहिए। और इसी पर लगातार तमाम तरफ से अब कहा भी जा रहा है। तेजेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है, तो तमाम तर तफसीलात आपको दे रहे थे। बेहद अहम ये खबर पुंछ आतंकी हमले के मामले से जुड़ी हुई।
और आगे बढ़ेंगे। केंद्र की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर में मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। आपको बताएं कि 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक किया गया है। जांच एजेंसीज, इंटेलिजेंस और फोर्सेस की सिफारिश पर यह बेहद अहम कार्रवाई की गई है। आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा था इनका उपयोग, और सिक्योरिटी को देखकर ही इन तमाम ऐप्स को ब्लॉक करने की बात लगातार की जा रही थी। तो सेंटर की तरफ से ये बेहद अहम कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल मैसेंजर ऐप, जो कि 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स थे, उनको ब्लॉक किया गया है। जांच एजेंसीज, इंटेलिजेंस और फोर्सेस की सिफारिश पर यह बेहद अहम कार्रवाई की गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकवादी जो संगठन है उनके जरिए इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकवादी गतिविधियों पर कदगन लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। तो बेहद अहम खबर, जहां सेंटर की तरफ से ये अहम कार्रवाई की गई है। केंद्र की ओर से बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक किया गया है। लगातार इस तरह की कई खबरें हम देख रहे हैं, जहां मोबाइल मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। तो उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक किया गया है। जांच एजेंसीज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और फोर्सेस की सिफारिश पर यह बेहद अहम कार्रवाई की गई है। आतंकवादी संगठनों द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसी को देखते हुए ये कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। तो जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की वहां पर सिक्योरिटी को लेकर नजर है, उस सिलसिले में अहम खबर। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चलो ठीक है। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। ब्रेकिंग एट 10 में आज की बेहद अहम खबर, नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की गई है। एलओसी टिटवाल कश्मीर में है नवनिर्मित गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का सेव शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण। 75 साल बाद ये खुशी का दिन आया है। सेव शारदा के रविंद्र पंडिता ने इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। तो बेहद अहम ये खबर, नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना। एलओसी टिटवाल कश्मीर में है ये नवनिर्मित गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे का सेव शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है। 75 साल के बाद ये बेहद अहम दिन आया, और सबसे अहम ये कि इसके लिए जो लगातार कोशिशें की जा रही थी, खासतौर पर सेव शारदा के रविंद्र पंडिता जी की तरफ से ये तमाम तर जो कोशिशें थी, और अब उनकी कोशिशें रंग लाईं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की बाकायदा जानकारी दी। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर जम्मू से आपको दे दें, जहां किलोथरन रोड जाम है। सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे हुए हैं। तो यही खबर है इस वक्त की, किलोथरन रोड जाम है, सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे हुए हैं। इसके बारे में तफसीलात हम हासिल करेंगे। फिलहाल यही खबर कि किलोथरन रोड को जाम है, सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे हुए हैं।
क्या इसकी वजह है रोड जाम की, इस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही खबर है कि जम्मू से जो किलोथरन रोड है वो जाम है और सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे हुए हैं। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी फिरदौस खांडे। फिरदौस, आपसे तफसीलात चाहेंगे। तो जम्मू से ये बड़ी खबर, जहां किलोथरन रोड जाम है, सैकड़ों वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी फिरदौस से। फिरदौस, आपसे जानना चाहेंगे ये रोड क्यों जाम है और सैकड़ों वाहन जो सड़क पर फंसे हुए हैं उनके लिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? में जो है लगभग 200-250 के करीब गाड़ियां जो हैं वो वहां रुकी हुई हैं, क्योंकि हमारी जब एक्शन गुंदो से बात हुई उनका कहना था कि हमने मैन और मशीनरी को वहां डिप्यूट किया हुआ है और वहां सबसे बड़ा जो एरिया है वो लैंडस्लाइड जोन है, उसमें आज बहुत सारी लैंडस्लाइड आई हुई है और हंड्रेड्स मतलब की तादाद में, जो हजारों की तादाद में जो गाड़ियां वहां रुकी हुई है, क्योंकि आज जो है मंडे है। मंडे के दिन ज्यादा एम्प्लॉयज का जो है आमदरफ्त रहती है और एम्प्लॉयज जो हैं वहां मफलूज होकर रह गए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज का 10 बजे आना बहुत लाजमी होता है, लेकिन उस रोड की वजह से जो पूरा निज़ाम जो है वो धर्म भरम होकर रह गया है। अब इंतजामिया ने जो है मैन और मशीनरी को वहां डिप्यूट किया हुआ, क्योंकि ये ठाठरी किलोथरान का स्ट्रेच जो है लगभग 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है और आज जो अब 1 महीने से जो ये सिलसिला जो है जारी है, बारिश और बर्फ का सिलसिला जो जारी है, इससे जो है जगह जगह रोड जो है उनमें स्लाइड आ रही है, बोल्डर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ जो है वो पूरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। और जब भी कोई एम्प्लॉइज आज कहीं निकलता है ड्यूटी के लिए, उसको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। इसलिए यहाँ जो है इंतजामिया ने मैन और मशीनरी को हर वक्त जो है अलर्ट पे रखा हुआ है और किसी भी नाखुशगवार वाक़ा को निपटने के लिए इंतजामिया भी यहाँ तैयार होती है। जी फिरदौस, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप मकामी हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या इस तरह का मौसम अक्सर और बेशतर वहां पर देखा जाता है, खासतौर से अप्रैल और मई में? और अगर ये मौसम ऐसे ही रहता है तो फिर वहां पर आमदोरफ्त के लिए तो यही सड़क है, क्या कुछ वहां पर तरीक़ेकार है? फिरदौस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर ये मौसम अक्सर और बेशतर रहता है और अगर ऐसा है तो वहां पर आमदोरफ्त के लिए क्या कुछ इंतजामात देखे जा रहे हैं? जी हिना, देखिए आज अलल सुबह जो है ठाठरी किलोथरान के मकाम पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड आई जिसमें बोल्डर्स हैं, तो उन बोल्डर्स को हटाने के लिए इंतजामिया जो है इस वक्त जो है उन्होंने मैन और मशीनरी को वहां डिप्यूट किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियां वहां स्टैंडर्ड हो गई रह गई हैं और मुलाजिम जो हैं जिनका मंडे को उनकी आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है वो जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, पूरा रोड जो है वो जाम है, तो वहां निकलने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सबको, क्योंकि ठाठरी किलोथरान का जो स्ट्रेच है अरसा 1 महीने से जो है जो बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है उससे जो है पूरी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है और जगह जगह पे स्लाइड्स आ रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा कि 4 या 5 मकामात पर जो हाईवे है उसमें जो है वो स्लाइड आई हुई है और जितनी भी नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब जो है इंतजामिया ने अपनी मैन और मशीनरी को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है और कहीं भी किसी भी नाखुशगवार वाक़ा को निपटने के लिए इंतजामिया भी तैयार है। लेकिन जो है सबसे फॉर्चुनेट जो है वो ये रहता है कि अगर ड्यूरिंग जो है ट्रैफिक मोमेंट अगर कोई स्लाइड ज्यादा आ जाए तो उसमें जो है माल और जान का ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन और किसी भी नाखुशगवार वाक़ा को निपटने के लिए इंतजामिया जो है वो पैरोबंद है और जो है वार फुटिंग पे जो है काम हो रहा है। इस वक्त की जो ठाठरी किलोथरान की पोजीशन वो ये है कि मैन और मशीनरी वहां 2 JCBs को लगाया गया है और उस मलबे को साफ किया जा रहा है और उसके बाद जो है लगभग 30 या 40 मिनट के बाद फिर जो है जो व्हीकलर्स मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी उसी रोड पे। जी फिरदौस, आगे के मौसम के बारे में जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर जानकारी, क्या कुछ अलर्ट है मौसम का?
जी देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है फिर एक बार वार्न किया है कि 2 मई 3 और 4 को जो है बहुत ज्यादा बर्फ और बारिश आने का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें जो है इस मौसम में पहली बार देखा है कि मई और जून के लगभग, अप्रैल का महीना जो अब लगभग अपने मतलब एंड पे है, लेकिन मई के महीने में बर्फ और बारिश आना ये बड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है सबको। और इसमें स्लाइड्स आना, इसमें जो है आज जो है खेती बाड़ी का टाइम होता है और बिल्कुल फार्मर्स जो है उनके लिए भी एक चैलेंज बन के ये रह गया है। लेकिन मौसम यहाँ जो इंतजामिया, उन्होंने भी लोगों से गुजारिश की है कि नदी नालियों की तरह ना जाएं, दरिया की तरह ना जाएं, किसी वक्त भी जो है अनटोवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इस वक्त हाई अलर्ट पे है और मैन और मशीनरी को किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए जो है सारी इंतजामिया जो है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो, तहसील इंतजामिया हो, बिल्कुल तैयार है। जी ना, बिल्कुल फिरदौस, तो अब इस अहम खबर पर कब ये रूट खुलता है, कब ट्रैफिक को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और नाजरीन, ब्रेकिंग एट 10 में बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। नव निर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की गई है। LOC टिटवाल कश्मीर में है ये नव निर्मित गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे का सेव शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। 75 साल के बाद ये बेहद खुशी का मौका आया। सेव शारदा के रविंद्र पंडिता जी ने इस बात की जानकारी दी। तो आपको बताएं कि सेव शारदा समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नवनिर्मित गुरुद्वारा जहां गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की गई है। LOC टिटवाल कश्मीर में है ये नवनिर्मित गुरुद्वारे का सेव शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है और 75 साल के बाद ये बेहद अहम, बेहद खुशी का दिन आया है। और चलिए इसी बारे में हम सीधे रिएक्शंस लेंगे। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं सेव शारदा के श्री रविंद्र पंडिता जी। रविंद्र पंडिता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और बेहद अच्छी खबर है, एक और आपकी जो तमाम मेहनत थी वो यहाँ पर रंग लाती दिखाई दे रही है। आपका रिएक्शंस हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे सर। थैंक यू जी। मेरे को एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली, बहुत कट कट के आ रही है, पर मैं आपका सवाल समझ गया। जो हमारा ये टीटवाल में कल गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हुआ है, इनॉग्रेशन तो पहले भी हम कर चुके थे, पर जो नुमाया एक कदम है कि ग्रंथ साहब जो इनकी मुकद्दस किताब है सिख भाइयों की, उसको कल शिफ्ट किया गया गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारा एक तरह से चालू किया गया। अब 75 साल बाद जो है आप देखें कि यहाँ 1947 से पहले गुरुद्वारा और एक मंदिर धर्मशाला हुआ करती थी जी, जिसको कबायली हमले में जलाया गया था जी। और तब उसके बाद जब हमारी कमेटी सेव शारदा कमेटी 2021 में वहां गई जी, और हम तो एक सालाना एक यात्रा पे गए थे वैसे, तो हमें वहां पता चला कि मकामी लोगों ने भी बताया, आर्मी के आला हुकाम ने भी, कि आपकी जमीन यहाँ पे है जो प्रिजर्व रखी गई है 75 साल से 1947 की जो ये जमीन है, तो इसको आप दोबारा चैलेंज लेके एक्सेप्ट करें और दोबारा गुरुद्वारा और बनाए। तो हमने एक्सेप्ट किया। तो आपको पता है कि शारदा टेम्पल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 22 मार्च को इनॉग्रेट किया और अब गुरुद्वारा चालू होना था, वो कल अब चालू हुआ। तो ये एक जबरदस्त एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि इसमें ये देखना है कि हमने उसी तर्ज पे गुरुद्वारे को और मंदिर को बिना पार्टीशन वाल के, बिना अलग थलग करे, 5 मरले गुरुद्वारा की जमीन है, 18 मरले जो है हिंदुओं की टेम्पल की लैंड है। तो हमने उसी तर्ज पे जैसे 1947 में हुआ करता था, हमारी कमेटी ने दोनों मंदिर भी बनाया, गुरुद्वारा भी बनाया। 5 मरले जमीन सिख भाइयों के गुरुद्वारे के, 18 मरले टेम्पल के, तो दोनों चीज अब बन के वहां पे टीटवाल में बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, हमें गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए इस बात।
बिल्कुल रविंद्र पंडिता जी, और बहुत गर्व है, बहुत खुशी भी है, और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इस चीज की बेहद तारीफ की जा रही है। आने वाली नस्लों को कहीं ना कहीं एक बेहद अहम ये तोहफा जो है दिया गया है। कल जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें हर चेहरा खुशी से सरशार नजर आया था। सर देखिए, ये खाली कोई मंदिर या गुरुद्वारा बनाने वाली बात नहीं होती है, ये कई चीजें ऐसी होती है जो हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स होती हैं। अब हेरिटेज साइट ये यूं है कि यहाँ से जो है शारदा पीठ जो हमारी नीलम घाटी में पीओके में, यहाँ से यात्रा शुरू हुआ करती थी, तो यहाँ बेस कैंप था। तो गुरुद्वारे वाले भी सिख जो तब रहते थे 1947 से पहले, वो इस यात्रा को रवाना करते थे, मुस्लिम लोग यात्रा को रवाना करते थे, और जब यात्रा वापस आती थी तो इसी इहाते में रिसीव भी करते थे उसको पुरजोर तरीके से खुशगहमी में। तो अब ये देखना है कि अगर ये 75 साल तक हम लोगों को पता ही नहीं है हमारी कोई जमीन है वहां या छड़ी मुबारक किस प्लॉट से जाती थी क्या, तो हमें तारीफ करनी चाहिए मकामी लोगों की भी। वहां कोई सिख नहीं रहता है टीटवाल में, वहां एक भी हिंदू नहीं है, तो फिर भी हमने वो सिंबल दोबारा रिक्रिएट किया। सिखों का गांव करीब 20 किलोमीटर दूर त्रिभुवनी एक जगह है वहां टंगडार, तो वहां से ये लोग आए थे और श्रीनगर से भी आए थे, कई सारे जगहों से आए थे। तो बड़ा अच्छा एक नया एक माहौल क्रिएट हुआ है इस चीज से कि दोबारा वही 1947 की हेरिटेज साइट, और एक सिग्नल होना चाहिए कि भैया हमारा जो क्रॉस LOC रिलीजियस टूरिज्म है उसके लिए एक पड़ाव है, एक बेस कैंप बन गया, तो हमें आगे जाने की इजाजत दी जाए। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है हम इस पे काम करेंगे शारदा कॉरिडोर पे, हमें उम्मीद है कि इस पे काम हो और सभी यात्री यहाँ से सिख लोग भी वहाँ गुरुद्वारा अली बेग बिम्बर में है उधर जाएं। हमारा यही मुतालबा रहा है, हम शारदा पीठ जाएं और सिख लोग गुरुद्वारा अली बेग बिम्बर जाएं, और वहां के लोग जो है क्रॉस LOC में वो लोग यहाँ हजरत बल और चरार शरीफ आ जाए, तो एक बहुत बड़ा CBM हो। बिल्कुल सर, और आपकी यही कोशिशें बेहद काबिल सताइश है, तारीफ के लायक है, और आपकी इस कोशिश को सलाम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करना चाहेंगे। आपने नेटवर्क 18 को इतना कीमती वक्त दिया। तो हमारे साथ मौजूद थे सेफ शारदा के रविंद्र पंडिता जी, जो कि इस अहम मामले के ताल्लुक से अपने तमाम तर तासुरात यहाँ पर बयान कर रहे थे। आपको बता दें कि बेहद खुशी का ये मौका है जहां नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की गई है। LOC टीटवाल कश्मीर में है ये नवनिर्मित गुरुद्वारा, और सेफ शारदा समिति द्वारा इसका पुनर्निर्माण 75 साल के बाद ये यहां पर खुशी का लम्हा देखने में आया। और ब्रेकिंग एट 10 में अहम खबर अब टनमर्ग से दे दें, जहां लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। बारामूला से बाबारेशी टनमर्ग हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है, भूसंकलन यानी लैंडस्लाइडिंग है, कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त है, सड़क धंसने से संचार व्यवस्था भी ठप है। हाईवे की जल्द मरम्मत कराने की अपील की जा रही है। तो मौसम की वजह से सड़कों का जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। टनमर्ग में लगातार बारिशों की वजह से बारामूला से बाबारेशी टनमर्ग हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है, भूसंकलन है, कई जगहों पर सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क धंसने से जो टेलीकम्युनिकेशन है, संचार व्यवस्था, वो पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हाईवे की जल्द मरम्मत कराने की अपील की जा रही है। हाल है इस, वरना ये आप देख सकते हैं रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। और आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब ये चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबारेशी जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूं कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें, और ये कितनी खस्ता हालत में। मेरे ख्याल में ये
सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत, यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। और रात खतिस रात गो नुकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस पट पत पट टंगमर की पे मंगना पत गई गाड़ ठीक पत वतिस रात कह बजे टंग बोबारिश डिमांड क्या वन ये रोडस गए जल्द को जल्द काम गसन। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पे मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा रशीद चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी रिपोर्ट देखी कि इस सड़क की खस्ताहाली से सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो राहगीरों को करना पड़ रहा है। इसके लिए अभी इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं और एग्जैक्टली आप कहाँ पर मौजूद हैं जहाँ सड़क की इतनी खस्ताहाल सूरत सामने आई है? देखिए है ना, जैसा हमने रिपोर्ट भी दिखाई है और ये गुज़श्ता कई रोज़ जो मुसलसल बारिशें हुई है और ये अहम राबता सड़क है जो बाबा ऋषि गुलमर्ग से लेकर बारामूला का एक रोड है, इसको बनाया गया है। पिछले साल ही उसको मैगडमाइज किया गया था और बनाया गया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मुख्तलिफ जगहों पे अब ये लैंडस्लाइड्स की वजह से, मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से इस रोड को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और राहगीरों जो मुसाफिर है यानी पैसेंजर्स है उनको काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं इस रोड के हवाले से। और अब इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि हमने लोगों से भी बात की है, अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया है कि इस रोड की मरम्मत की जाए, उसको वहां पे ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये काफ़ी ढह चुका है ये रोड और काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है, क्योंकि राहगीरों को अब वहां पे पैदल सफ़र करने पे मजबूर हो रहे हैं और जो भी गाड़ियां आती हैं वहां से पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और यानी उन जगहों पे पार होते हैं। और साथ साथ जो लोग मुकामी लोग है उनका कहना, उनका इल्ज़ाम भी ये है कि अगर इसमें एक मटेरियल जो है मुस्तहकम और मजबूत मटेरियल उसका इस्तेमाल किया होता तो शायद ये वारदात पेश ना आती। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये नुकसान जो रोड को हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता साल ही इसको मैगडमाइज किया गया है और अब ये नहीं होना चाहिए। और अभी तक लोग नाला है, बरम है, क्योंकि अभी तक कोई इस पर कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया ताकि इसकी मरम्मत की जाए, ताकि चलने फिरने के लिए, ये आमदरफ्त के लिए इसको बहाल किया जाए या यानी माकूल बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और क्योंकि बाबा ऋषि ये क्योंकि पहाड़ी एरिया है, क्योंकि ये शॉर्टकट रोड बनाया गया था बाबा ऋषि और गुलमर्ग से लेकर बारामूला तक, क्योंकि ये एक अहम रोड, क्योंकि टूरिस्ट कभी आते हैं, कभी कुपवारा जाते हैं, कभी बारामूला जाते हैं, उनका शॉर्टकट रोड यही होता था और गुलमर्ग पहुंचने और बाबा ऋषि पहुंचने के लिए। और कसीर आबादी भी है और लोगों को मुश्किलात है। लोग कह रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द मरम्मत की जानी चाहिए ताकि ये शाहरा जो है, क्योंकि ये ओडी के साथ मिलता है, बारामूला के साथ, कौमी शाहरा के साथ मिलता है और उसमें फौज के लिए भी ये रोड इस्तेमाल होता है। और अब सवाल यह है कि कब तक इंतज़ामिया जो है वो इसको ठीक करें और मरम्मत करें ताकि जो लोगों की मुश्किलात है, अभी मुश्किल क्योंकि बारिशें भी हो रही है, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, उसको हल करने की अहम जरूरत है। जी हिना, बिल्कुल मुनीर, आपने काफी तफसील से बताया है कि कितनी अहम ये सड़क है। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम की हम बात कर ही रहे हैं, तो महकमा मौसमियात की तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या इसी तरह का मौसम खराब रहने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि सड़क का बनना बेहद जरूरी है और ऐसे में मौसम का साजगार होना भी जरूरी है।
देखिए ना, जिस तरह मौसम की अगर हम बात करें, मौसम गुज़िश्ता कई रोज से जिस तरह देख रहे हैं हम, मौसम अबर आलूद है और आज भी मौसम काफ़ी अबर आलूद है। कई जगहों पे हल्की बारिशें शुरू हुई है और इसी तरह यहाँ टंगमर्ग में भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई है और इस तरह आने वाले दिनों में कई रोज तक ये अबर आलूद मौसम रहेगा। और महकमे मौसमियात ने कहा कि दोपहर के बाद ही मौसम जो है वो खराब हो सकता है। और अभी इससे जो मौसम जो खराब है, अगर इसी रोड की अगर हम बात करें, अगर बारिश फिर शुरू हुई तो मुख्तलिफ जगहों पे फिर इस रोड को नुकसान होने का अंदेशा लाहक होगा, क्योंकि अब जो हिफाजती बांध इस रोड पे लगाए गए हैं, यानी प्रोटेक्शन वाल्स जो बनाए गए हैं, वो भी बहुत सारी जगहों पे ढह गए हैं और वो उखड़ गए हैं। और इस तरह अगर बारिश फिर लगातार रही तो मुख्तलिफ जगहों पे फिर इस रोड को नुकसान होगा। और इसलिए इंतजामिया को, यानी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगर इंतजामिया हरकत में आए तो उन्हें फौरन इस रोड की मरम्मत करनी चाहिए और जो भी प्रोटेक्शन वाल्स हैं उनको ठीक करना चाहिए और रोड को ठीक करना चाहिए, ताकि मजीद नुकसान होने से ये इस रोड को बचाया जा सके। बिल्कुल मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर जानकारी जो आपने इस सड़क के ताल्लुक से हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि टनमर्ग में चूंकि लगातार बारिश है और बारामूला से बाबा रेशी टनमर्ग हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है और इस सड़क को फौरी तौर पर ठीक करने की बेहद जरूरत है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली और ब्रेकिंग एट 10 में अब पुंछ से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से 4 लोग झुलस गए हैं। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो फिलहाल ये इत्तला है पुंछ से, जहां एक गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 लोग झुलस गए हैं। चारों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या कुछ और इसकी तफसीलात है उस पर भी नजर बनी हुई है। इन चारों का ताल्लुक कहां से था और बाकी जो लोग घायल हुए हैं उनका क्या हाल है, तमाम अहम चीजों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल यही खबर कि गैस सिलेंडर में आग लगी थी जिससे 4 लोग झुलस गए हैं। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। तो जिस तरह से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया स्थानीय लोगों की मदद से। 8 बजे की बात है, हमें कॉल आई कि काजी मोड़ा में कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, एम्बुलेंस चाहिए। हमने यहाँ से एम्बुलेंस रश की, उसने वहाँ पर जाके पेशेंट शिफ्ट किए हैं। 4 पेशेंट हैं ये जो बर्न है और मोस्ट प्रोबेबली ये सिलेंडर ब्लास्ट का ही केस लग रहा है। इनमें से 3 जो हैं वो माइनर है, उनको हम यहीं रखेंगे। एक वाला केस जो है थोड़ा सा सीरियस नेचर का है, उसको हम शायद यहाँ से मेडिकल कॉलेज हुबली रेफर करेंगे, क्योंकि उसको डीप बर्न है और मोर देन 30% है, उसको टाइम लगेगा। इस वक्त सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसकी काफ़ी मैनेजमेंट को टाइम लगेगा, इसलिए वो रेफर किया जा रहा है। अदरवाइज जो बाकी 3 हैं वो माइनर है और उनको हम यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी जो फर्स्ट एड हो गया है उसके बाद एक पेशेंट को रेफर किया जा रहा है।
और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीश शर्मा। मुनीश, बेहद अफसोसनाक ये खबर है, आपसे इस खबर के ताल्लुक से डिटेल्स भी चाहेंगे। कब यह हादसा हुआ था और अभी जो जख्मी है, जिस तरह से हम बाइट में भी सुन रहे थे, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी ना, आज सुबह पुंछ के वार्ड नंबर 1 मोहल्ला काजी मोड़ा में ये जो कुछ मजदूर हैं जो बाहर के यहाँ पर किराए पे रहते हैं, तो उनके जो है पड़ोस के जो बंद कमरा था उसमें कहीं सिलेंडर में आग लग गई। तो जैसे ही इनको पता लगा तो इन्होंने जैसे ही वो दरवाजा खोला तो एक जो है काफी झुलस गया और 3 लोग जो है वो कम झुलसे हैं। जो ज्यादा झुलसा है उसको रजौरी भेज दिया गया है और बाकी जो 3 है उनका पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इस घटना के बाद जैसे ही पता चला फायर ब्रिगेड मौके पहुंच गई और जिसके कारण जो है सिलेंडर ब्लास्ट होने से बच गया। अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो काफी नुकसान होता था। और घायलों में जो 3 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं और एक जो है लोकल ही है, पड़ोस का कहीं का वहीं का है। और उनकी हालत, जो 3 की हालत बिल्कुल सामान्य है और जो ज्यादा घायल था, जिसको ज्यादा गंभीर चोटें आई थी, तो उसको रजौरी भेजा गया है, जीएमसी रजौरी में। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे इन लोगों का ताल्लुक कहाँ से था, इनके बारे में कोई जानकारी? और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को क्या खास एहतियात बरतने की हिदायत जारी की जा रही है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी मुनीश शर्मा, जिनके मुताबिक जो घायल हैं उसमें से 3 जो है उनको फर्स्ट एड दे दिया गया है। एक की हालत जो है वो थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें ज्यादा बेहतर इलाज के लिए अब राजौरी भी भेजा जाएगा। एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी मुनीश से। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे इन लोगों के ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कहाँ के ये लोग थे, क्या काम करते थे? और इस तरह के जो वाकयात लगातार आग के खास तौर पर बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए क्या वहां पर लोगों से अपील की जा रही है एहतियात बरतने के लिए? जी ना, ये जो 3 लोग हैं, 3 लोग बिहार के हैं, यहाँ मजदूरी के लिए आए हैं और एक जो है लोकल पड़ोस का लड़का है। और इन जो है अपना जो ज्यादा घायल हैं उसको तो रजौरी भेजा गया। 3 जो यहाँ पे दाखिल है। और जो जहाँ आपने बात की कि फायर इमरजेंसी सर्विस की तरफ से कि वो क्या हिदायत दी जाती है, तो फायर एंड ब्रिगेड समाज समय पर जो है लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनके साथ कैसे जो है काम करना है, उनकी क्या रखरखाव रखा है, उनकी देखभाल कैसे करनी है। और उसके कारण जो है लोगों को समय समय बताया जाता है, लेकिन कई बार जो है लोगों की लापरवाही भी रहती है, क्योंकि ये बंद कमरा था और बंद कमरे में कहीं जो है उनका रेगुलेटर रात को ऑन रह गया होगा और रात को लाइट भी आ जा रही थी, तो जो गैस रिसाव होता रहा और उसके कारण अचानक आग लगी है। और जैसे ही आग लगी है तो आग जैसे ही बाहर लपटें दिखी है, तो उसके बाद जो है इन लोगों ने दरवाजा जो है खोल के इसको बुझाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले जैसे इन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर काफी आग थी, जिससे जो है 4 लोग झुलसे हैं और जिसमें एक जो है सूरज नाम का जो ज्यादा झुलसा है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गई और जिसके कारण जो है सिलेंडर को फटने से बचा लिया। अगर सिलेंडर फटता तो नेचुरली बड़ा हादसा होना था। लेकिन ये बार बार हिदायतें दी जाती हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसका कैसे ध्यान रखना है, लेकिन कई बार अक्सर जो है लापरवाही इंसान की तरफ से बरती जाती है। बिल्कुल मुनीश, और इसीलिए इस अहम खबर को प्राथमिकता के साथ हम दिखा रहे हैं कि कम से कम लोग अलर्ट हों और इस तरह की हादसों से बच सकें। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर हिमाचल से है, जहां शिमला नगर निगम का चुनाव डोर टू डोर प्रचार का दिन। पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस ने उतारे मंत्री, विधायक और बड़े नेता। बीजेपी से दिग्गज कर रहे हैं प्रचार। तो शिमला नगर निगम चुनाव, जहां डोर टू डोर प्रचार का दिन है, पार्टियों ने लगातार, हम आपको दिखाते रहे, पल पल का अपडेट हम आपको देते रहे कि किस तरह से जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तमाम दिग्गज नेता यहां पर दिखाई दिए और प्रचार में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमने देखा कि किस तरह से बयानात का सिलसिला और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जारी रहा। जो उपलब्धियां रहीं वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार यहां पर जनता के सामने रखी गई। और चूंकि ये स्थानीय चुनाव है, शिमला नगर निगम का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही पार्टियों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जहां बीजेपी को भी
अपने वजूद को यहाँ पर लगातार बताना है, वहीं कांग्रेस को अपने कामों के बल पर यहाँ पर अपनी जो लगातार हम बयानात देख रहे हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाती रही कि इन 4 महीनों में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया गया, क्यों जरूरी है शिमला का चुनाव और उस सीट पर कांग्रेस का कब्जा होना। वहीं बीजेपी लगातार सरकार को घेरती रही, लगातार गारंटीज और वादों को लेकर घेरती रही और कई चीजें यहां पर निकलकर सामने आई। तो बेहद अहम खबर, जहां कांग्रेस ने उतारे हैं मंत्री और दिग्गज, वहीं बीजेपी से भी प्रचार में दिग्गज हैं। रुक करना चाहेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस बार हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बेहद अहम इन चुनाव को माना जा रहा है और आज का दिन तो सबसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल, आज इम्पोर्टेंट दिन दोनों राजनीतिक दलों के लिए है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन आज होने वाली है। प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से बात करेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील मतदाताओं से करेंगे। और क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, छोटे स्केल पर चुनाव होता है, तो ऐसे में प्रत्येक मतदाता की भूमिका काफी अहम हो जाती है। डिफरेंस जो जीत और हार का मार्जिन है वो काफी कम रहता है। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम है और आज प्रत्याशियों के अलावा उनके साथ जो बड़े नेता होंगे वो भी डोर टू डोर का रुख करते दिखाई देंगे, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो। हालांकि कांग्रेस के 2 मंत्रियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। हालांकि विषय का अभी तक जिक्र नहीं किया गया है कि किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आज बड़ा दिन दोनों राजनीतिक दलों के लिए। सभी 34 वार्डों में प्रत्याशी हमें घर घर जाते दिखेंगे, क्योंकि बारिश का माहौल है, तो ऐसे में दिक्कतें जरूर होंगी। लगातार बारिश शिमला में भी जारी है, पूरे प्रदेश के साथ, ऐसे में दिक्कतें जरूर चुनाव इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिल सकती है। और आज अंतिम दिन है कैंपेन का, जो डोर टू डोर कैंपेन आज होने वाली है। सुबह से ही प्रत्याशी निकल चुके हैं अपनी टोलियों के साथ और एक दो लोग जाकर प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं। और बड़े नेता भी हम देखेंगे, जैसे जैसे मौसम साफ होता जाएगा, बड़े नेता भी हमें डोर टू डोर कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। और इन अगर नगर निगम चुनावों की हम बात करें तो कांग्रेस की कमान जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने खुद संभाली थी, वहीं भाजपा की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में थी। जयराम ठाकुर ने हर वार्ड में जाने की कोशिश की और रोड शो किए, इसके अलावा नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। तो दोनों तरफ से बड़े नेताओं की साख इस चुनाव में दांव पर लगी। चाहे चुनाव छोटे हैं, लेकिन सभी बड़े नेता चुनावी मैदान में कूदे। हमने देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला पहुंचे, उन्होंने रोड शो किए, नुक्कड़ सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। 6 से 7 वार्डों में जाकर उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा हर वार्ड में उन्होंने बारिश के बीच में रोड शो निकाले। इसके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रोड शो निकाले। उप मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें, वो वार्ड टू वार्ड गए और वहां उन्होंने लोगों से संपर्क किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उन्होंने वोट की अपील। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आपसे हम बहुत जल्दी जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं आज कितने बजे तक हो सकती है, इसकी कोई जानकारी है? करीब 12:30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है फिलहाल। और कुछ देर में शायद विषय का जिक्र भी हो जाएगा कि जिस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि चुनाव को लेकर प्रचार बंद हो चुका है पिछले कल 4 बजे के बाद। तो आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हो सकता है इस चुनाव के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन कांग्रेस ऑफिस में है, तो ऐसे में पार्टी से संबंधित ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोनों कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। और भाजपा की तरफ से भी लगातार सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जाते हमें दिख रहे हैं। और ये चुनाव अगर हम कहें नगर निगम का चुनाव, तो क्योंकि विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद हो रहा है, तो ऐसे में सरकार की साख भी दांव पर है एक तरफ, और दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है और एक कोशिश करेंगे कि जो विधानसभा चुनावों में लीड कांग्रेस को मिली थी उसको कम किया जाए और लोकसभा चुनावों में जीत के साथ प्रवेश किया जाए। तो लोकसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए इन चुनावों का महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव है, लेकिन शिमला राजधानी है और पूरे प्रदेश के मतदाता यहाँ पर रहते हैं।
पूरे प्रदेश से लोग यहाँ रहते हैं, चाहे नौकरी पेशे की बात हो या फिर अपने व्यवसाय की बात हो। तो ऐसे में पूरे वाइब्रेशन जो मैसेज है वो शिमला से पूरे प्रदेश को जाता है। तो इस लिहाज से भी ये चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दोनों राजनीतिक दल चाहेंगे कि जो चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं उनके ऊपर एक बढ़त इन चुनावों को जीतने के बाद मिल सके। जी बिल्कुल राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार आज क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम तर जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। जी हां, शिमला सहित पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही है। भारी मूसलाधार बारिश की वजह से यहां सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो किसानों को आ रही हैं क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 4 मई तक मौसम यूं ही खराब रहने की आशंका भी व्यक्त की गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागबानों को सबसे ज्यादा परेशानी है। उनकी खड़ी फसलें और जो पेड़ों पर फल लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। सबसे अहम यह कि इस बार बारिश ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से यानी नॉर्मल से 63% ज्यादा बारिश इस अप्रैल में दर्ज की जा चुकी है और 10 साल में ऐसा पहली बार है जब शिमला में अधिकतम तापमान औसतन 20 डिग्री दर्ज किया गया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से और जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने में आ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहां पर मुतासिर रहा है। तो मौसम का हाल, तापमान में टेम्परेचर में भारी गिरावट देखी जा रही है। जहां किसान परेशान हैं अपनी फसलों को लेकर, वहीं बागबान भी, क्योंकि पेड़ों पर उनके फल जो लगे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जहां पर शगुफे खिल चुके हैं, जो फूल होता है वो खिल चुका है, वो भी ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गया है। और जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से अब इसका असर जो है फसलों पर पड़ेगा। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट पे 50 खबरों पर। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने कार्यक्रम में अगर कोई त्रुटि रही है या अगर कोई कमी पेशी रही होगी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। जहां तक मैं ये इनिशिएटिव को आगे ले जाने की कोशिश में लगा हूं, काफी चीजें हुई हैं लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मैं आपके और महामहिम उपराज्यपाल के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ मुख्य 2 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। मुझे मालूम है कि विस्थापन में हमारे ऊपर कितनी विपदाएं हैं, कितनी मुसीबतें हैं, क्या क्या हम झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा लिटरेरी एक इसासा है, लिटरेरी जो धरोहर है, उसको बनाए रखने के लिए हमारे समुदाय के काफ़ी लोगों ने इतनी मेहनत से अपने टैलेंट का, अपने इनिशिएटिव्स का और हुनर और अपनी काबिलियत का ऐसा परिचय दिया
जो दुनिया भर में पूरा मशहूर है। इसमें आप जम्मू में भी जो रेडियो शारदा चल रहा है और हमारा सौभाग्य है कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पंडित रमेश हांगलू जी हमारे साथ बैठे हैं और उनको आप सबकी तरफ से और मैं अपनी ओर से उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट पे उनको मुबारकबाद देता हूं। इतना ही नहीं, लिटरेचर पे जो मेरी नजर है उसमें मैं देखता हूं कि 90 तक हमारे पास बहुत कम लिटरेचर था। 90 के बाद हमारे पास विस्थापन में इतना लिटरेचर आ गया है जो कहीं भी compete करने की रेस में है। और मुझे लगता है कि हम अपना सर ऊंचा रख के कह सकते हैं और गौरव से कह सकते हैं कि ये हमारे विस्थापन का लिटरेचर है। उसमें मुझ जैसे नाचीज ने भी अपना योगदान किया। हालांकि मुझे पूरी आशा थी कि अपने पिताजी के जो पब्लिकेशंस हैं उनमें सरकार की तरफ से या और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सहायता मिलेगी, लेकिन वो सहायता जिसकी मुझे उम्मीद थी कम से कम नहीं दिख रही भाई। खैर, मैंने अपने पैसे से गीता जी का उर्दू का ट्रांसलेशन छपवाया, रामायण का नागरी और नस्तालिंक में वो छाप कर दी और आपके समक्ष आई। आपने काफी सराहा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एक बात जो काफी लिटरेरी लोगों ने मुझ तक पहुंचाई, क्योंकि मैं आपका एक प्रतिनिधि होने के नाते भी मेरे पास दायित्व बनता है, मेरा फर्ज है और अधिकार भी है कि आपके समक्ष रखूं। मैंने बार बार बात की है और ऐसे फोरम पे भी बात की है जहां पे इसका समाधान हो सकता है, लेकिन मैं इस घड़ी का, इस पल का भी उपयोग करना चाहता हूं और वो महामहिम उपराज्यपाल के समक्ष रखना चाहता हूं। सर, जो हमारी विस्थापन में नई पीढ़ी है, जो पोस्ट एक्सोडस हमारी पौध है, वो नस्तालिक स्क्रिप्ट से उतने ज़्यादा वाकिफ नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है जितना वो नागरी के स्क्रिप्ट से कश्मीरी पढ़ने और लिखने में कंफर्टेबल हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस स्क्रिप्ट को भी, वो जो हमारे पास नस्ताली का है ही है, उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के, हमारी ये कोशिश नहीं रहेगी कि उसको डिस्टर्ब करें, क्योंकि मेरी फैमिली सारी नस्तालिक में ही लिखती है, पढ़ती है, तो उसको हम किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। लेकिन इन बच्चों का, इस लिटरेरी तबके का जो नागरी में लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके लिटरेचर को सारी आम लाने के लिए, बाजार में लाने के लिए, मार्केट में पब्लिश करने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। इसमें 2-3 चीजें मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगा। अगर मैं नागरी में कोई पुस्तक छापना चाहता हूं तो उसमें मेरी सब्सिडी मंजूर नहीं हो सकती। खैर, अगर मैं अपने पैसे से किताब छापता हूं तो कोई सरकारी इदारा, नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल बाय दिस बुक। उसकी भी परवाह न करते हुए अगर मेरी किताब जो नागरी में है, इवन इफ दिस बुक क्वालिफाइज फॉर, इट मेरिट्स कंसिडरेशन फॉर ए बेस्ट बुकर अवार्ड, दिस वोंट बी कंसिडर्ड। तो ये 3 चीजें इसमें हमें बहुत कमजोर करती हैं उन साहित्यकारों को जो नागरी में लिखना चाहते हैं। मुझे लगता है इशारा काफी है, सारे महानुभाव हैं, दाना लोग हैं। मैं एक बार पुनः कल्चरल एकेडमी का तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ शाना बर शाना इस प्रोग्राम में मदद दी। और सबसे ज्यादा मुझे जो खुशी हो रही है अंतरात्मा में, और जिससे शायद मेरे पिताजी और मेरे भाई जी
जो हमारे घर के हनुमान थे, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, शांति मिलती होगी और अवश्य मिलती होगी, जरूर मिलती होगी कि हमारे बीच में, हम सबके बीच में आज स्वयं उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी हैं। इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है। मित्रों, ये सब लिटरेरी बातें थी, बाकी बातें इनके संज्ञान में हैं। मुझे लगता है कि उस पे मुझे बात करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि जगाना, याद दिलाना, काम करना, जो सोए हुए लोग हैं उनको भी जगाना। तो आज के प्रोग्राम में मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।